नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। किसान संगठनों से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को पेश करेगी अगला आम बजट। कृषि विज्ञान केंद्र कडागू में प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में पराली जलाने के 32 मामले दर्ज। पंजाब में 49,000 के पार हुआ आंकड़ा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 22 नवंबर को ईटानगर में 30 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स को हरी झंडी दिखाई। अतिरिक्त सचिव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर का किया दौरा। महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी राहत, अब नहीं जमा करना पड़ेगा बिजली बिल। यूपी में डीएपी की किल्लत से किसान परेशान, राज्य को 88,000 टन मिलेगी अतिरिक्त मात्रा। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ हुई धान की खरीद, किसानों के खाते में पहुंचे 2100 करोड़ रुपए। पंजाब में 300 मेगावाट की लगाई जाएगी सौर परियोजनाएं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। गोरखपुर में अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी खाद की किल्लत, प्राइवेट दुकानों पर ब्लैक में खरीदने को मजबूर है किसान। इफ्को एमसी ने रेवास और लक्ष्मीपुरा में किसान सभा का किया आयोजन। शुरुआती कारोबार में 167 अंक चढ़ा सेंसेक्स, कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल। गौतम अदानी की कंपनी ने 5 साल में दिया 26 गुना रिटर्न, अब एफपीओ लाने की योजना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवार को नासिक में कृषिथॉन 2022 का करेंगे उद्घाटन। बढ़ेंगे खबरों की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में किसान संगठनों ने मंगलवार को सरकार से गेहूं अन्य कृषि वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध हटाने का आग्रह करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से कम लागत वाले उत्पादकों के आयात को प्रतिबंधित करने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को पाम तेल के बजाय सोयाबीन, सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी जैसे स्थानीय तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। वित्त मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान किसान संगठनों ने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर ऊंचा कर लगाने का भी सुझाव दिया है। वित्त मंत्री ने यहां कृषि विशेषज्ञों और कृषि प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ अपनी तीसरी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। आम बजट 2023 और 24 के लिए अपनी विश लिस्ट में भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर झाखड़ ने मांग की कि सरकार को जहां आयातित कमोडिटी की देश में आने की लागत एमएसपी से कम है, वहां ऐसी उपज के आयात की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने केंद्र से कृषि क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया है। जाखड़ ने किसानों को उच्चतम मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए खेतों से स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने की अनुमति देने की भी वकालत की। कृषि विज्ञान केंद्र कोडागू में 21 से 22 नवंबर तक प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में कई लोग मौजूद रहे। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में पराली जलाने के 32 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में पराली जलाने के मामलों की संख्या बढ़कर 3,491 हो गई है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अभी भी कम ही मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में इस अवधि के दौरान पराली जलाने के लिए कुल 6,466 मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे में जानकारों का कहना है कि इस साल हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 66% की गिरावट आई है, जो खुशी की बात है। खास बात यह है कि इस पराली जलाने के मामले में फतेहाबाद जिला सबसे आगे है और यहां पर अभी तक कुल 742 घटनाएं दर्ज की गई है। इसके बाद कैथल दूसरे स्थान पर है। यहाँ सक्रिय फायरप्लेस के 664 मामले का पता चला है। यही वजह है कि इस साल 13 नवंबर को हरियाणा में पराली जलाने के मामलों की संख्या में बढ़कर 3000 पहुंच गई है। बताया गया है कि इस वर्ष अक्टूबर के महीने में हरियाणा सरकार ने धान की बुआई के विभिन्न क्षेत्र में पराली जलाने पर 1041 चालान काटे और किसानों पर करीब 26 लाख का जुर्माना लगाया है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 22 नवंबर को ईटानगर में राज्य के लिए 30 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वही मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स के जरिए पशुपालकों को अपने पशुओं का समय पर निदान और उपचार करना आसान हो जाएगा। वही सीएम के साथ मंत्री श्री ताके तागे भी मौजूद रहे। डॉक्टर अभिलक्ष लिखी अतिरिक्त सचिव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर का दौरा किया है। वहां उन्होंने NCPAH के तहत प्रोसेसिंग फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर में किसानों के साथ बातचीत की। महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी है। जिन किसानों की बारिश से फसल बर्बाद हो गई है, उन्हें बिजली बिल नहीं जमा करना पड़ेगा। वही सरकार के इस फैसले से किसानों के बीच खुशी की लहर देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा।
दरअसल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य बिजली विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे उन किसानों को बिल भरने के लिए मजबूर न करें जिनके पिछले 2 महीनों में अत्यधिक बारिश के कारण फसल बर्बाद हो गई है। पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि जो किसान बिजली बिल चुका सकते हैं वे बिजली बिल भर दे, लेकिन जो बिजली बिल भरने में असमर्थ है इन्हें परेशान नहीं किया जाए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने राज्य बिजली वितरण कंपनी MSEDCL के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो किसानों को बिजली बिल चुकाने के लिए मजबूर न करें, खासकर उन लोगों को जो अधिक बारिश के कारण अपनी फसल खो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसानों को 2 महीने का बिजली बिल नहीं जमा करना पड़ेगा। डीएपी के संकट से जूझ रहे किसानों को जल्द राहत मिल सकती है। राज्य में डीएपी की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने 88,000 टन अतिरिक्त डीएपी उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है। उर्वरक किल्लत को देखते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र सरकार से डीएपी का आवंटन बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि रबी फसलों की बुआई के लिए 2.09 लाख टन डीएपी, 0.73 लाख टन एनपीके तथा 1.83 लाख टन सिंगल सुपर फॉस्फेट राज्य में उपलब्ध है। किसानों में डीएपी की मांग को देखते हुए उन्होंने हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से रबी सीजन के लिए डीएपी का आवंटन बढ़ाए जाने के संबंध में पत्र लिखा था। कृषि मंत्री ने बताया कि उनके अनुरोध पर राज्य में डीएपी का आवंटन 16.20 लाख टन से बढ़ाकर 17.08 लाख टन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी का आंकड़ा 21वें दिन 10 लाख मीट्रिक टन को पार कर गया। राज्य सरकार की धान खरीदी की समुचित व्यवस्था के चलते किसान उत्साह के साथ धान खरीदी केंद्र में पहुंच रहे हैं। धान बेचने के लिए अब उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को 2100 करोड़ से अधिक की राशि भुगतान की गई है। धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए उठाव चल रहा है। अब तक 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव समितियों से किया जा चुका है। सरकार द्वारा इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन का अनुमान है। वही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान बेचने वाले किसानों की सुविधा के लिए टोकन तुहर हाथ ऐप बनाया गया है। इसके जरिए किसान ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैनुअल तरीके से अग्रिम में टोकन दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप किसानों का धान सुविधाजनक ढंग से खरीदने का काम हो रहा है। पंजाब सरकार राज्य में 300 मेगावाट क्षमता की सौर बिजली परियोजना लगाएगी। सोमवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार इसके तहत 200 मेगावाट क्षमता की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना नहर के ऊपर तथा 100 मेगावाट क्षमता की परियोजना जल क्षेत्र में लगाई जाएगी। बयान के अनुसार पंजाब के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया है। अरोड़ा ने कहा कि नहर के ऊपर प्रस्तावित 200 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना चरणबद्ध तरीके से लगाई जाएगी। पहले चरण में 50 मेगावाट क्षमता की परियोजना लगाई जाएगी। अरोड़ा ने आगे कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम वायबिलिटी गैप फंडिंग को इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए फंड देने का प्रस्ताव दिया गया है। करनाल टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण संकरी और छोटी सहायक नदियों पर किया जाएगा। इसके लिए कम सिविल निर्माण की आवश्यकता होगी। उन्होंने आगे कहा कि 20% VGF के लिए लेखांकन के बाद नहर शेष और पीवी प्रतिष्ठानों की लागत लगभग 5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने उर्वरक की उपलब्धता और सरलीकृत करते हुए बड़ी राहत प्रदान की है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए किसानों के लिए उर्वरक वितरण की सेवा अब किसानों को उनके घर उपलब्ध होगी। योजना की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने बताया कि सरकार ने किसानों के लिए इस सरलीकृत योजना का नाम घर पहुंच सेवा रखा है। मंत्री कमल पटेल ने किसानों से अपील की है कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रदेश में खाद की उपलब्धता है और सभी किसान भाइयों को सरकार अब उनके घर पहुंचकर खाद यूरिया का वितरण करेगी, ताकि किसान भाइयों को डीजल खर्च लंबी लंबी लाइनों में लगने के साथ समय बचत होगी। डीएपी की किल्लत अभी अगले 2 दिनों तक और बनी रहेगी। 23 नवंबर की शाम को इफ्को की एक रैक पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद सहकारी समितियों पर डीएपी की उपलब्धता हो सकेगी, जहां से किसानों में वितरण होगा। हालांकि इस बीच चंबल से देवरिया जनपद में पहुंचे डीएपी की एक रैक में से 10,000 बोरी जिले में 22 नवंबर की दोपहर तक पहुंचेगी। इधर किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए प्राइवेट दुकानदार ब्लैक में डीएपी बेच रहे हैं।
इफ्को एमसी टीएमई मेहसाना द्वारा साबरकांठा जिले के रेवास और लक्ष्मीपुरा में किसान सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रेवास से 40 से भी अधिक किसान मौजूद रहे और साथ ही लक्ष्मीपुरा से 45 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आलू प्रचारित उत्पाद हुमेत्सु, सस्सागे आदि पर चर्चा की गई। साथ ही इस कार्यक्रम में इफ्को एमसी फोकस उत्पाद और केएसबी के व्यावसायिक लाभों पर प्रकाश डाला। घरेलू शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ खुले और बीएसई सेंसेक्स पर सुबह 9:19 को 166.32 अंक यानी कि 0.27% की तेजी के साथ 61,546 अंक के स्तर पर कारोबार हो रहा था। वही निफ्टी पर 53 अंक यानी 0.29% की बढ़त के साथ 18,297.20 अंक के स्तर ट्रेंडिंग हो रही थी। निफ्टी पर हिंडाल्को के शेयरों में 1.40% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा था। इसके अलावा आयशर मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज ऑटो और एचडीएफसी लाइफ के शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल के साथ ट्रेंडिंग हो रही थी। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस ने 20,000 करोड़ जुटाने के लिए एफपीओ लाने का फैसला लिया है। शेयर बाजार के खुदरा और संस्थागत निवेशकों से ये रकम जुटाए जाने की योजना है। शेयर बाजार में लिस्ट होने के 5 साल में गौतम अडानी की यह कंपनी 26 गुना रिटर्न दे चुकी है। इस मामले से जुड़े कई लोगों ने ये जानकारी दी है। अडानी एंटरप्राइजेस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है कि कंपनी शुक्रवार को बोर्ड असेंबली बुलाने जा रही है। अहमदाबाद में 25 नवंबर को कंपनी के बोर्ड की बैठक होगी। इसमें एफपीओ लाकर या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए पैसे जुटाने की संभावना पर चर्चा की जाएगी। बोर्ड के फैसले के बाद हालांकि अडानी एंटरप्राइजेस के लिए फंड जुटाने के कवायद को नियामक की मंजूरी जरूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवार को नासिक में कृषिथॉन 2022 का उद्घाटन करेंगे। 2 साल की अवधि के बाद 5 दिवसीय प्रदर्शनी का 18वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कृषिथॉन भारत का सबसे बड़ा कृषि समुदाय सभा है। यह अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी हर साल दुनिया भर से हजारों किसानों को आकर्षित करती है, जो नए कृषि उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानने के लिए आते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार का शिखर होगा और इस कार्यक्रम में 300 से अधिक कृषि कंपनियां अपने नवाचार और विचारों का प्रदर्शन करेगी। देश के कई राज्य इस वक्त खाद की संकट से जूझ रहा है। कृषि नगर में खाद नहीं मिलने से किसान काफी परेशान है। देखिए इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। इस समय खाद और बीज की समस्या जो है, सबसे पहले पोटाश की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। पोटाश जो है 1700 से 1800 रुपये यहाँ बिक रहे हैं दुकान में, जो पोटाश हमको 950 से 1100 रुपये खरीदारी करने को मिलते थे पिछले वर्ष में। इस समय बीज की जो भी गुणवत्ता है सही नहीं मापा जा सकता है, ना ही हम लोग को नया माप दिया गया है, ना ही सही तरीके से बताया गया है। लेकिन बीज की समस्या तो हमको लग रहा है कि बीज से बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान रहेंगे इस साल, और पोटाश जो है हम लोगों को मिलने के लिए व्यवस्था कोई नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि डीएपी का जो भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसका सही मापदंड या ब्रांड है या नहीं है, इसका लोकल कोई किसान को कोई जानकारी नहीं है। हैदराबाद के हाईटेक्स में पोल्ट्री इंडिया एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 23 नवंबर से 25 नवंबर तक चलने वाला है। कार्यक्रम में हमारे कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। देश के ज्यादातर हिस्सों में गत कुछ दिनों से मौसम का रुख एक बार फिर से बदला बदला नजर आ रहा है। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में ठंड ने अपना असर बढ़ाना शुरू कर दिया है। आज भी मौसम का रुख कल की तरह ही रहने वाला है। पहाड़ी इलाकों में सर्द हवाएं चलने की वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में ठंड में बढ़ोतरी हो गई है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में रात में सर्दी बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क ही रहेगा, जबकि कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक की क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि सुप्रभा और सुरभि किसकी किस्में हैं, और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 लहसुन, नंबर 2 अदरक, नंबर 3 ओकरा, नंबर 4 गेहूं। तो देर किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।